हम बात करने वाले हैं ब्रीदिंग साइकिल के बारे में। ब्रीदिंग साइकिल दैट मीन्स साइकिल ऑफ ब्रीदिंग, दैट मीन्स कि हम किस तरीके से ब्रीथ इन करते हैं और किस तरीके से ब्रेथ आउट करते हैं। दैट मीन्स सिंपली द प्रोसेस ऑफ पल्मोनरी वेंटिलेशन। रेस्पिरेशन मैकेनिज्म हमने पढ़ना है तो उसका जो पहला स्टेप होता है वो होता है पल्मोनरी वेंटिलेशन, और उसी में पहले स्टेप के बारे में बात कर रहे हैं। पल्मोनरी वेंटिलेशन को ही हम बोलते हैं ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग जो साइकिल है उसमें दो फेज होती हैं, दो स्टेज होते हैं, दो स्टेप्स होते हैं बेसिकली। पहला जो स्टेप है उसको हम कहते हैं इंस्पिरेशन। दैट मीन्स सिंपली इंस्पायर करना। इंस्पायर का मतलब होता है इनफ्लो ऑफ द एयर। जो एटमॉस्फेयर में एयर है उसको हम अंदर डालेंगे हमारे लंग्स में, और यही ब्रीदिंग का पहला स्टेज है। उसी को हम बोल रहे हैं इंस्पिरेशन, और इसको हम इनहेलेशन के नाम से भी जानते हैं। इनहेलेशन दैट मीन्स सिंपली टू इनहेल द एयर। इनहेल का मतलब वही है कि एयर को हम नोज के थ्रू हमारे रेस्पिरेटरी एयरवे में डाल रहे हैं। इंस्पिरेशन कैसे होता है, इसकी क्या मैकेनिज्म है, तो इसके लिए हमने मसल्स देखी थी कि रेस्पिरेटरी मसल्स होती हैं जो बेसिकली पल्मोनरी वेंटिलेशन करवाती हैं। दो तरह की मसल हैं, एक मेन और दूसरा असेसरी। मेन मसल्स दो तरह का था, एक एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और दूसरा डायफ्राम। तो बेसिकली वही मसल्स दोनों मिलके कोऑर्डिनेटेडली इंस्पिरेशन करवाती हैं। कैसे करवाती हैं इसका अभी एक फ्लो चार्ट देखते हैं, उसके बाद हम सिक्वेंशियली बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल साइमल्टेनियस contraction of diaphragm and external intercostal muscle increase size of thorax, increase lungs volume, increase intra alveolar volume, decrease intra alveolar pressure, and then air enter into lungs। ये कंप्लीट मैकेनिज्म है जिससे एयर एटमॉस्फेयर से अल्टीमेटली पहुंचेगी हमारे लंग्स के अंदर। देखो क्या होता है, ये कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल दो मेन रेस्पिरेटरी मसल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होगी, साइमल्टेनियस दैट मीन्स टुगेदर, एक साथ। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इसके परिणाम स्वरूप हमारा जो ये थॉरैक्स है इसकी साइज इंक्रीज हो जाएगी। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो ये सभी जो दूसरी ग्रिप्स एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं बाय द मसल्स, वो सब एक दूसरे के ऊपर खिंच जाती है, और इसकी वजह से ये जो हमारा चेस्ट है ये एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट में इंक्रीज होने लगता है। साथ ही साथ जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी तो डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, और डायफ्राम इस तरीके से जो डॉम शेप होता है कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से वो फ्लैट हो जाता है। फिलहाल डायफ्राम इस तरीके से है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये हो जाएगा फ्लैट। उसकी वजह से हमारा जो थॉरैक्स है वो इन्फीरियरली दैट मीन्स नीचे की तरफ भी इनलार्ज होने लगता है। तो ओवरऑल ये जो थॉरैक्स है ये एंटीरियरली, लेटरली और इन्फीरियरली अपनी साइज को बढ़ा देता है ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन इन दीज स्पेसिफिक मसल्स। जब थॉरैक्स की साइज बढ़ती हैं तो उनके अंदर जो लंग्स हैं, हमने पढ़ा है थॉरैसिक कैविटी के अंदर लंग्स हैं, तो चूंकि थॉरैक्स का साइज बढ़ गया तो लंग्स को भी फैलने के लिए एक्स्ट्रा स्पेस मिल गया, और लंग के टिश्यू हाईली स्पॉन्जी होते हैं, हाईली इलास्टिसिटी वो रखते हैं। तो उसकी वजह से जब थॉरैक्स की साइज इंक्रीज होती हैं तो उनके अंदर जो लंग्स हैं उनका जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ जाता है, और जब लंग्स एक्सपैंड होते हैं तब लंग के अंदर की जो बेसिक यूनिट है गैसेस एक्सचेंज की, दैट इज द एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई का जो वॉल्यूम है वो भी वहां पे बढ़ जाएगा, और जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा एल्वियोलाई के अंदर जो हवा है
उसका दबाव कम हो जाएगा। एल्वियोलाई कभी भी खाली नहीं होती, एयर वहाँ होती हैं, और जैसे ही एल्वियोलाई अपना वॉल्यूम बढ़ाएगी तो उसके अंदर जो गैस थी, जो हवा थी, उसके द्वारा जो प्रेशर डाला जा रहा था उसको इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर कहते हैं, वो प्रेशर वहाँ पे कम हो जाएगा, घट जाएगा, और घट के वो प्रेशर रह जाता है 758 mm ऑफ Hg, जबकि एटमॉस्फेरिक जो एयर का प्रेशर होता है वो होता है 760 mm ऑफ Hg। तो आप देख रहे हैं कि एल्वियोलाई में हवा का दबाव कम है और जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे हवा का जो दबाव है वो ज़्यादा है। तो ऑटोमेटिकली ड्यू टू द डिफरेंस इन एयर प्रेशर, एयर अपने आप ही एटमॉस्फेयर से चली जाएगी हमारे लंग्स के अंदर। डायग्राम वाइज देखते हैं तो इस तरीके से हम देख रहे हैं। पहले ये हमारे लंग्स हैं। इंस्पिरेशन जब होना है तो चूंकि थोरैक्स की साइज बढ़ेगी तो लंग्स भी अपना वॉल्यूम बढ़ा देंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे लंग की साइज छोटी है, और जब इंस्पिरेशन होना है तो ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन थोरैक्स बढ़ेगा, तो उसकी वजह से लंग्स जो हैं वो भी एक्सपेंड होंगे, और ये जो एल्वियोलाई है ये एल्वियोलाई भी एक्सपेंड होगी। जब एल्वियोलाई एक्सपेंड होगी तो हवा का जो दबाव है इसके अंदर वो कम होके रह जाएगा 758 mm ऑफ Hg, जबकि बाहर होता है 760 mm ऑफ Hg। चूँकि अंदर प्रेशर कम, बाहर वातावरण में हवा का दबाव ज़्यादा है, तो हवा ऑटोमेटिकली हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती हैं, तो हवा अपने आप ही बाहर से इन्वायरमेंट से चली जाएगी हमारे लंग्स के अंदर। वॉल्यूम और प्रेशर हमेशा एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये एक फिजिक्स का रूल है, बेसिकली बॉयल्स लॉ कहते हैं इसको। ये लॉ कहता है कि हवा का जो आयतन होता है उनके द्वारा जो दबाव डाला जा रहा है उसके अपोजिट होता है। तो ये जो सारी मैकेनिज्म हो रही है इसी लॉ के अकॉर्डिंगली हो रही है। अभी हमने देखा कि जैसे ही थोरैक्स का वॉल्यूम बढ़ता है, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है, एल्वियोलाई का वॉल्यूम बढ़ जाता है, और जब एल्वियोलाई का वॉल्यूम बढ़ता है तो एल्वियोलाई के अंदर जो हवा का दबाव है वो कम हो जाएगा, और जैसे ही दबाव यहाँ कम होगा, बाहर ऑटोमेटिकली दबाव हमेशा 760 रहता ही है, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर यहाँ पर एयर अपने आप ही इंटर करने लगती है, और जैसे ही एयर इंटर होगी हम बोलेंगे हमारा ब्रीदिंग का पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, दैट इज द इंस्पिरेशन, इनहेलेशन और इनफ्लो ऑफ द एयर। क्लियर? इंस्पिरेशन एक तरीके से एक्टिव प्रोसेस है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे हैं। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन बिना एनर्जी कंजप्शन के नहीं होगा, बॉडी अपनी एनर्जी यूज़ करेगी, और जब भी एनर्जी यूज़ होके कोई प्रोसेस होता है, कोई काम होता है, तब हम बोलते हैं ये एक एक्टिव प्रोसेस है। तो इंस्पिरेशन एक एक्टिव प्रक्रिया है, क्योंकि यहाँ बॉडी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन करवा रही है विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, एनर्जी को खर्च करके ये काम होना है। इसलिए ये जो मैकेनिज्म है इंस्पिरेशन का, ये एक एक्टिव प्रोसेस से एक्टिव प्रक्रिया है, और इंस्पिरेशन होने में जो टाइम लगता है वो लगता है अप्रॉक्स 2 सेकंड का। हवा एटमॉस्फेयर की लंग्स के एल्वियोलाई तक पहुंचेगी, तो ये एक प्रोसेस है इंस्पिरेशन का, और इसमें ऑप्टिमम जो समय लगता है वो लगता है 2 सेकंड का। 2 सेकंड इज एन टाइम फॉर द ऑप्टिमम एंड एवरेज टाइम फॉर द इंस्पिरेशन। हवा जब एक बार लंग्स के अंदर चली जाएगी तब ब्रीदिंग का सेकंड स्टेप स्टार्ट होगा, और जो सेकंड स्टेप है साइकिल का या स्टेज है उसको हम बोल रहे हैं एक्सपायरेशन। इसी को हम कहते हैं एक्सेलेशन, या इसी को कहते हैं द आउटफ्लो ऑफ द एयर। लंग्स में हवा चली गई, इंस्पिरेशन कंप्लीट हो गया, वहां पे आगे नेक्स्ट सेकंड गैसेस एक्सचेंज होना है सेकंड स्टेप में। उसके बाद हवा जो वेस्ट है वो लंग्स में आएगी, और इंस्पिरेशन के बाद जो सेकंड स्टेप चालू होगा ब्रीदिंग का उसको हम बोल रहे हैं एक्सपायरेशन। ये एक्सपायरेशन कैसे होता है इसका भी एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं, फिर देखते हैं कि किस तरीके से लंग्स की जो एयर है वो ऑटोमेटिकली बाहर आएगी। साइमल्टेनियस रिलैक्सेशन of external intercostal muscle
and elastic recoil of diaphragm decrease the size of thorax, decrease lungs volume, increase intra-alveolar volume, डिक्रीज इंट्रा एल्वेलर वॉल्यूम, और यहाँ पे होगा इंक्रीज इंट्रा एल्वेलर प्रेशर, एयर एग्जिट फ्रॉम लंग्स। देखो यहाँ पे क्या हुआ, इंस्पिरेशन के जस्ट अपोजिट मैकेनिज्म है यहाँ पे एक्सपिरेशन का, किस तरीके से हवा जो लंग्स में गई है वो दोबारा बाहर आएगी। एक साथ जो इंस्पिरेशन के लिए कॉन्ट्रैक्शन हुआ था डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का, अब उनमें रिलैक्सेशन होगा। मसल जो कॉन्ट्रैक्ट हुई थी अब वो मसल दोबारा रिलैक्स होना स्टार्ट करेगी, तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स होगी और उसी सेम टाइम साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ डायफ्राम में जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ था अब वो भी रिलीज होगा। दैट मीन्स जो रिकॉइल हुआ था, डायफ्राम रिकॉइल होके फ्लैट हो गया था, अब उसमें चूंकि इलास्टिसिटी है तो दोबारा वो क्या होने लगे, कॉइल हो गया था पहले, अब दोबारा यहाँ पे रिकॉइल होना स्टार्ट करेगा। तो इन दोनों की वजह से, इन दोनों काम की वजह से आप देखोगे कि थॉरैक्स जो पहले बढ़ गया था अब थॉरैक्स की जो साइज है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से चेस्ट आपका एंटीरियरली लेटरली अंदर की तरफ आएगा और डायफ्राम चूंकि ऊपर की तरफ डाउन शेप वापस बन गया है तो इन्फीरियरली भी दोबारा जो आपका थॉरैक्स है वो साइज में कम हो जाएगा। तो ओवरऑल इसकी वजह से थॉरैक्स के साइज में कमी आएगी और एट द सेम टाइम जब थॉरैक्स छोटा हो जाएगा तो अंदर का वॉल्यूम कम मिलेगा लंग्स को, तो ओवरऑल जो लंग्स हैं वो भी सिकुड़ के छोटे हो जाएंगे। दैट मीन्स लंग्स का जो आयतन है वो कम हो जाएगा। लंग्स का आयतन के कम होने की वजह से लंग्स में जो एल्वियोलाई मिलती हैं वो भी अपना वॉल्यूम डिक्रीज करेगी क्योंकि लंग्स कंप्रेस हो रहे हैं, और जैसे ही इंट्रा एल्वियोलर वॉल्यूम डिक्रीज होगा उस एल्वियोलाई में हवा के द्वारा जो दबाव डाला जाएगा, प्रेशर, वो इंक्रीज हो जाएगा और इंक्रीज होके ये हो जाएगा 762 mm ऑफ Hg, जबकि एटमॉस्फेयर का हमको पता ही है कि 760 mm ऑफ Hg प्रेशर होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि एल्वियोलाई में प्रेशर ज़्यादा है, दबाव ज़्यादा है एयर का, और एटमॉस्फेयर में कम, तो हवा ऑटोमेटिकली लंग्स को एग्जिट करके लंग को छोड़ के एटमॉस्फेयर में आ जाएगी। डायग्राम के साथ देख लेते हैं। ये पहले मैंने बनाए हैं नॉर्मल लंग्स, लेकिन जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स होगी और जब इलास्टिक रिकॉइल होगा डायफ्राम का, तो चूंकि थॉरैक्स की साइज कम होगी तो आप देखोगे कि लंग्स भी अपने आप को कंप्रेस कर लेंगे, छोटे कर लेंगे, और उसकी वजह से जो एल्वियोलाई बड़ी थी वो एल्वियोलाई अब छोटी हो जाएगी। छोटी होने की वजह से, छोटा होना दैट मीन्स यहाँ पे वॉल्यूम एल्वियोलाई का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जैसे ही वॉल्यूम कम होगा अंदर जो हवा का दबाव पड़ेगा वो ज़्यादा पड़ेगा, 762 अप्रॉक्स mm ऑफ Hg, और दबाव यहाँ ज़्यादा है, ऊपर 760 है, आप देख रहे हैं 2 mm प्रेशर का अंतर है, तो हवा ऑटोमेटिकली इस लंग्स को छोड़ते हुए एटमॉस्फेयर में आ जाएगी। दैट मीन्स सिंपली हवा का बाहर आना ही क्या है, एक्सपायरेशन। क्लियर। तो जैसे इंस्पिरेशन हो रहा था उसके जस्ट अपोजिट मैकेनिज्म हम देख रहे हैं यहाँ पे एक्सपिरेशन की। मैं दोबारा इंस्पिरेशन बता रहा हूँ, जैसे ही एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम कांटेक्ट होंगे हमारे थोरैक्स की साइज बढ़ जाएगी, इसकी वजह से लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इसकी वजह से एल्वियोलाई का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो एल्वियोलाई के अंदर का दबाव कम हो जाएगा, और दबाव कम होगा, बाहर 760 कांस्टेंट है तो ऑटोमेटिकली हवा चली जाएगी बाहर से अंदर, उसको हम बोल रहे हैं द इंस्पिरेटरी प्रोसेस। दैट मीन्स इंस्पिरेशन जो ब्रीदिंग साइकिल की पहली स्टेप है, लेकिन इसके बाद जब हवा अंदर जाएगी तो ब्रीदिंग का ये सेकेंड स्टेप स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज द एक्सपिरेशन और एक्सेलेशन। और इसमें क्या होगा, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है वो दोबारा रिलैक्स हो जाएगी, और जो डायफ्राम कॉइल हुआ था
इंस्पिरेशन के दौरान वो यहाँ पे रिकॉइल होने लगेगा, उसके रिजल्टेंट थोरैक्स की साइज़ यहाँ कम हो जाएगी, लंग्स सिकुड़ जाएंगे, एल्वेलाई सिकुड़ जाएगी, और जब हवा एल्वेलाई में आप देखोगे एल्वेलाई कम होगी तो दबाव नो डाउटली ज़्यादा पड़ेगा, वॉल्यूम कम तो प्रेशर ज़्यादा अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ, और चूंकि प्रेशर ज़्यादा एटमॉस्फेयर में कांस्टेंट है 760, तो ऑटोमेटिकली जो एयर हमारी एल्वेलाई में थी वो एल्वेलाई को छोड़ के आ जाएगी इन्वायरमेंट के अंदर। जैसे इन्वायरमेंट में आएगी हमारा ब्रीदिंग साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि किसी तरह का कोई मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ पे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी मसल्स ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, अब यहाँ पे सिर्फ वो रिलैक्स हो रही हैं, और रिलैक्स हो रहा है दैट मीन्स ये इनएक्टिव प्रोसेस है, दैट मीन्स यहाँ पे किसी तरह की एनर्जी कंज्यूम बॉडी नहीं कर रही है, और जहाँ पे एनर्जी कंजप्शन नहीं हो हम बोलेंगे वो एक पैसिव प्रक्रिया है, वो एक पैसिव प्रोसेस है। दैट मीन्स व्हाट मीन्स ये कि इंस्पिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस था, जबकि एक्सपायरेशन एक पैसिव प्रोसेस है, और कोई भी काम जो बिना एनर्जी के होता है वो नो डाउटली ज़्यादा टाइम लेता है एज कंपेयर टू द एक्टिव प्रोसेस यहाँ पे। इसलिए जो एक्सपिरेशन का टाइम हमको मिलता है वो मिलता है 3 सेकंड का। दैट मीन्स हम हवा को अंदर लेने में लगाते हैं 2 सेकंड, जबकि एयर जो बाहर आएगी उसमें लगेगा 3 सेकंड। तो इंस्पिरेशन में 2 सेकंड, एक्सपिरेशन में 3 सेकंड, दोनों मिला के ब्रीदिंग साइकिल बन रहा है, रेस्पिरेटरी साइकिल। तब ड्यूरेशन हम बोल देंगे, टोटल ड्यूरेशन हो गया 5 सेकंड का। दैट मीन्स व्हाट, 3 क्वेश्चन बन गए। इंस्पिरेशन ड्यूरेशन 2 सेकंड, एक्सपिरेशन का ड्यूरेशन 3 सेकंड। जबकि हमें बोले कंप्लीट ब्रीदिंग साइकिल का ड्यूरेशन बताओ, तो हमको पता चल गया 2 + 3 दैट इज द टोटल 5 सेकंड। यहाँ पे एक्सपिरेशन हालांकि हमने बोला एक पैसिव प्रोसेस है, पैसिव प्रक्रिया है, लेकिन जब हम फोर्सफुल ब्रीदिंग करेंगे, जब हम हाइपर वेंटिलेशन करेंगे, फोर्सफुल ब्रीद आउट करेंगे, तब एज सच ब्रीदिंग फिर पैसिव नहीं रह के वहां पर भी वो हो जाएगा एक्टिव। कई बार हमको फोर्सफुली ब्रीद आउट करना होता है, तो नॉर्मली जब फोर्सफुल ब्रीद आउट हम करेंगे तो इन मसल के रिलैक्सेशन से काम नहीं चलेगा, हमको एक्सपिरेशन की असेसरी मसल काम में लेनी पड़ेगी। और असेसरी मसल हमने पढ़ा है एक्सपिरेशन का, एक तो एब्डोमेन का मसल्स होता है, एक इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल होता है, और तब जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगी तभी हम फोर्सफुली हवा को बाहर निकाल पाएंगे। और तब जब चूंकि मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो हम एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं, तब हम बोलेंगे कि फोर्स ब्रीदिंग में जो एक्सपिरेशन होता है वो फिर एक्टिव पैसिव नहीं रह के कैसी प्रक्रिया हो जाती है, एक्टिव प्रोसेस। तो एक्सपिरेशन के बारे में 2 बात आ गई। एक्सपिरेशन इज इन ए क्वाइट ब्रीदिंग, शांत ब्रीदिंग में एक पैसिव प्रोसेस होता है, लेकिन अगर हाइपर वेंटिलेशन हम कर रहे हैं या फोर्सफुल ब्रीदिंग कर रहे हैं, उस केस में एक्सपिरेशन पैसिव नहीं होके वहां पर भी वो एक एक्टिव प्रोसेस बन जाता है। क्लियर? तो दैट इज द सिंपल मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, इंस्पिरेशन एंड द एक्सपायरेशन। इंस्पिरेशन में 2 सेकेंड का समय, एक्सपिरेशन में लगता है 3 सेकेंड का समय, टोटल रेस्पिरेटरी साइकिल में लगते हैं 5 सेकेंड। इंस्पिरेशन एक्टिव प्रोसेस है, एक्सपिरेशन एक पैसिव प्रोसेस है, लेकिन जब फोर्स ब्रीदिंग हम कर रहे हैं तब वहां पर एक्सपिरेशन भी एक तरीके से एक्टिव प्रक्रिया बन जाती है। क्लियर? तो इट इज आवर फर्स्ट स्टेप ऑफ द रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म, दैट इज द ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन। जब एक बार एयर लंग्स में आ जाएगी तो ब्रीदिंग का जो रेस्पिरेशन का सेकंड काम है वो स्टार्ट होगा, और वो जो दूसरा काम है उसको हम बोल रहे हैं गैसियस एक्सचेंज। दैट मीन्स व्हाट मीन्स ये कि हवा जो हमारी एल्वियोलाई तक पहुंची, अब उसके आगे वो ब्लड में किस तरीके से एक्सचेंज होगी, क्योंकि अल्टीमेटली ब्लड ही वो ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है जिसके थ्रू जो ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं वो पर्टिकुलरली जाएगी सेल के पास, और सेल की जो वेस्ट है वो आएगी वापस ट्रांसपोर्ट होके लंग्स के पास। तो एक्सचेंज ब्लड में कैसे होता है गैसों का आफ्टर द पल्मोनरी वेंटिलेशन और ब्रीदिंग, उसके बारे में हम देख रहे हैं। ये रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म का दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप था हवा को लंग्स तक पहुंचाना, अब लंग्स के आगे ब्लड में एक्सचेंज, विनिमय गैसों का किस प्रकार से होता है, ये हमारा रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म की सेकेंड प्रोसेस या सेकेंड स्टेज है। क्लियर? ये कैसे होता है इसको समझने के लिए पहले एक डायग्राम बना देते हैं। सिंपल सा डायग्राम है यहाँ पे, ये एल्वियोलाई है,
यहाँ पर हमने बॉडी का सेल बना दिया है। इस तरफ हार्ट बनाया है, ये हार्ट का लेफ्ट साइड है। इस तरफ भी हमने हार्ट बनाया है और ये हार्ट का राइट साइड है। आप सबको पता है कि हार्ट में एक बीच में सेप्टम है और उसके अकॉर्डिंगली हमने हार्ट को दो भाग में बांट दिया है, राइट एंड लेफ्ट। राइट साइड में ऊपर आर्टरियाँ हैं, नीचे वेंट्रिकल, ऐसे लेफ्ट साइड में ऊपर आर्टरी एंड वेंट्रिकल्स। तो इस तरफ राइट साइड में जो नीचे की तरफ वेंट्रिकल्स हैं, राइट वेंट्रिकल, वहाँ से एक आर्टरी निकलती है, उसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। और वो पल्मोनरी आर्टरी जाती हैं लंग्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसा ब्लड जिसमें ओवरऑल जो ऑक्सीजन की सैचुरेशन है वो कम होती है। लंग्स में उसका गैसियस एक्सचेंज होता है और लंग से फिर पल्मोनरी आर्टरी बनती है और वो पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट जो आर्टरिया है उसमें ब्लड को इजेक्ट करती हैं और फिर वहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा निकलता है और एओर्टा पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आफ्टर द गैसियस एक्सचेंज उसको इजेक्ट करता है। क्लियर? एक बार डायग्राम बना लेते हैं कंप्लीटली, फिर देखते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 159 mm of Hg, partial pressure of carbon dioxide 0.3 mm of Hg, partial pressure of oxygen 104, partial pressure of CO2। ये जो भी प्रेशर हम लिख रहे हैं यहाँ पे सब mm ऑफ Hg के अंदर है। यहाँ पे मैंने यूनिट लिखा है, सब जगह सेम यूनिट है। यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दैट इज़ 40, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 46 mm ऑफ Hg। यहाँ पे जो ब्लड है यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 दैट इज़ 46, और यहाँ पे जो ब्लड आएगा इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एज सच 95 and partial pressure of CO2 that is the 40। क्लियर? चलो एक डायग्राम मैंने बनाया है। यहाँ पर ये जो गैसेज हैं ये एटमॉस्फेयर की गैसेज हैं। ये लंग्स की एल्वियोलाई मैंने बनाई हैं, ये बॉडी का सेल मैंने बनाया है, ये हार्ट के दो पोर्शन में हमने बनाए हैं, एक लेफ्ट हार्ट है ये राइट हार्ट है। राइट हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी लंग्स की एल्वियोलाई के अराउंड। वहाँ पे कैपिलरी का एक डेंस नेटवर्क बनेगा और ये जो कैपिलरी बनेगी उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी कैपिलरी। ये जो कैपिलरी बनी है ये पल्मोनरी कैपिलरी, यही पल्मोनरी कैपिलरी फिर वेन्यूल्स में कन्वर्ट होगी और आगे जाके ये पल्मोनरी वेन बनाएगी। ये पल्मोनरी वेन लेफ्ट हार्ट में अपना ब्लड इजेक्ट करेगी, लेफ्ट हार्ट से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू एओर्टा के थ्रू ब्लड थ्रू द सिस्टेमिक कैपिलरी। ये जो कैपिलरी हम बना रहे हैं ये सिस्टेमिक कैपिलरी है। ये थी पल्मोनरी कैपिलरी, ये है सिस्टेमिक कैपिलरी। इस कैपिलरी के थ्रू सेल को जो भी डिजायर्ड गैसेज है वो मिलेगी, यहाँ पर एक्सचेंज होगा और दोबारा ये ब्लड जो इम्प्योर हो गया है वो आएगा राइट हार्ट में थ्रू द इन्फीरियर और सुपीरियर वेना केवा। दे में भी इन्फीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा, और फिर उसके थ्रू वापस राइट हार्ट में ब्लड आ गया इम्प्योर और यहीं से फिर वापस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू पल्मोनरी लंग्स के एल्वियोलाई और पल्मोनरी वेन। या आप CVS के अंदर भी पढ़ोगे सिस्टमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। अभी हम बात कर रहे हैं गैसियस एक्सचेंज के बारे में। क्लियर? चलो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ यहाँ बेसिक स्टेटमेंट हैं जिनके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जिन पे क्वेश्चन भी बनते हैं, वो क्या है वो देख लेते हैं वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल गैसियस एक्सचेंज होने का मेथड क्या है, कौन सा मेथड है जिसके थ्रू ये गैसों का एक्सचेंज होता है। तब हमने बोलना है इट इज़ एन मेथड ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक सिंपल सा बॉडी फ्लूइड्स और गैसेस और सॉल्ट के मूवमेंट का या ट्रांसपोर्टेशन का मेथड है जिसमें कोई भी सॉल्ट या कोई भी गैस अपनी हायर कंसंट्रेशन या मैं बोलूँ अपने हाई पार्शियल प्रेशर से
उस तरफ जाएंगे जहाँ पे कंसंट्रेशन कम होगी या उनका पार्शियल प्रेशर कम होगा। अगर मैं बात करूँ सॉल्यूट के या सॉल्ट के डिफ्यूजन के बारे में, तो यहाँ हम बोलेंगे कि कंसंट्रेशन जहाँ हाई है वहाँ से लो कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्यूट का मूवमेंट होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ गैसों की, जैसे हम यहाँ पे गैसेस की बात कर रहे हैं ऑक्सीजन और CO2 की, तो यहाँ पर जो डिफ्यूजन होगा वो कंसंट्रेशन के आधार पर नहीं होके वो होता है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस में अंतर की वजह से ये डिफ्यूजन होता है। यहाँ पर हाई पार्शियल प्रेशर गैस का जिस तरफ होगा वहाँ से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ गैसों का डिफ्यूजन होगा। एक बात क्लियर हो गई कि डिफ्यूजन यहाँ जो गैसियस एक्सचेंज होने का जो मेथड है वह है डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन होता है वहाँ से जहाँ पर गैसों का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है से उस तरफ जहाँ पे गैसों का पार्शियल प्रेशर कम होता है। समझने के लिए डायग्राम हमने बनाया है, ये एटमॉस्फेरिक एयर है, ये लंग्स की एल्वियोलाई की एयर है। आप देख रहे हैं कि एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो 21% होती है, इसकी वजह से वहाँ पार्शियल प्रेशर पड़ता है 159 mmHg, जबकि एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन होती है वो मात्र 16% होती है। आपने पढ़ा भी होगा एक्सेल्ड एयर में 16%, इनहेल एयर में 21%। तो दैट मीन्स व्हाट कि बाहर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 159 और अंदर एल्वियोलाई के अंदर प्रेशर है 104। तो नेचुरली आपको दिख रहा है हाई टू लो प्रेशर एयर आती हैं तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन आएगी अंदर, और आप यहाँ देख रहे हैं CO2 का पार्शियल प्रेशर है 40 mmHg और बाहर बहुत कम है ओनली 0.3 mmHg, तो यहाँ की CO2 चली जाएगी बाहर की तरफ। एक तरीके से एक्सचेंज हो गया, गैसेस डिफ्यूज हो गई ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर पार्शियल प्रेशर। तो ये प्रोसेस तो बात आ गई पल्मोनरी वेंटिलेशन के अंदर, ब्रीदिंग के अंदर इंस्पिरेशन कर रहे हैं हम और एक्सपिरेशन कर रहे हैं। अब हम बात यहाँ की कर रहे हैं, दैट मीन्स आगे गैसेस ब्लड में किस तरीके से एक्सचेंज करती है। क्लियर, देख लेते हैं। ये एल्वियोलाई बनाई है, ये पल्मोनरी कैपिलरी स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स अराउंड द एल्वियोलाई दैट मीन्स लंग्स का पार्ट है, दैट मीन्स पल्मोनरी ट्रैक्ट की बात हो रही है। कैपिलरी दैट मीन्स ब्लड वेसल्स, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल अराउंड द एल्वियोलाई, ये है पल्मोनरी कैपिलरी। राइट हार्ट से जो ब्लड आएगा उस ब्लड को हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या हम सिंपल लैंग्वेज में बोल देते हैं इम्प्योर ब्लड। रिलेटिवली ऑक्सीजन की मात्रा उसके अंदर कम है, उसी कम ऑक्सीजन वाले ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा डालनी है, यहाँ हमको एक्सचेंज करवाना और फिर वो ब्लड जाएगा आगे की तरफ। तो यहाँ पे एल्वियोलाई और पल्मोनरी कैपिलरी ब्लड के बीच में जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो कैसे होता है उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है 104 mmHg, जबकि पल्मोनरी कैपिलरी ब्लड में जो ऑक्सीजन है उसका पार्शियल प्रेशर है मात्र 40 mmHg। तो हमको दिख रहा है कि यहाँ ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ कम है। ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन इस एल्वियोलाई से यहाँ पर रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होती है, वहाँ से डिफ्यूजन मेथड के थ्रू एक्सचेंज होकर आ जाएगी पल्मोनरी कैपिलरी के ब्लड में। एट ए सेम टाइम आप यहाँ देख रहे हैं कि CO2 यहाँ 40 है, मात्र 40 mmHg प्रेशर के साथ, और उस पल्मोनरी कैपिलरी के ब्लड में है 46 mmHg। तो यहाँ पे जो ब्लड में CO2 थी वो रिप्लेस करेगी या एक्सचेंज होकर चली जाएगी इनटू द एल्वियोलाई। दैट मीन्स यहाँ पर हम देख रहे हैं गैसों का एक्सचेंज हुआ, आदान प्रदान हुआ। क्या आदान प्रदान हुआ कि ऑक्सीजन जो थी एल्वियोलाई में वो आ गई पल्मोनरी कैपिलरी ब्लड में, और CO2 जो पल्मोनरी कैपिलरी ब्लड में ज़्यादा थी वो एक्सचेंज होकर आ गई हैं एल्वियोलाई के अंदर। तो ये गैसियस एक्सचेंज कहलाता है, फर्स्ट गैसियस एक्सचेंज। चूंकि ये हो रहा है एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल एयर और पल्मोनरी कैपिलरी ब्लड के बीच में, इसलिए ये गैसियस एक्सचेंज कहलाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। दैट मीन्स एक्सचेंज बॉडी में दो जगह होता है, एक तो होता है लंग्स के अंदर, लंग्स और पल्मोनरी कैपिलरी के बीच में, हम बोलेंगे इट इज़ एन फर्स्ट गैसियस एक्सचेंज दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और इसी को बोला जाता है पल्मोनरी गैसियस एक्सचेंज। क्यों हुआ? हमने देखा कि गैसों के पार्शियल प्रेशर में अंतर था, इसलिए ऑक्सीजन एल्वियोलाई को डिफ्यूज करके आ गई हैं इस पल्मोनरी कैपिलरी के ब्लड में, और यहाँ ब्लड में जो CO2 थी, इस ब्लड में ये CO2 मैंने यहाँ लिखा है प्रेशर, एक्चुअली इस ब्लड के अंदर की बात हो रही है, यहाँ प्रेशर CO2 का ज़्यादा था तो वो एक्सचेंज हो गई ओके आ गई यहाँ पर। ये पहला गैसियस एक्सचेंज है, इसको हम बोल रहे हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, या इसी को कह रहे हैं पल्मोनरी
गैसियस एक्सचेंज। तो ये हमारा फर्स्ट गैसियस एक्सचेंज यहाँ कंप्लीट हो गया। इट टेक प्लेस इन लंग्स, इन बिटवीन लंग्स एल्वियोलाई एज वेल एज पल्मोनरी कैपिलरी ब्लड के अंदर। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन आ गई इस ब्लड में और ब्लड की CO2 चली गई एल्वियोलाई में। अब यहाँ ये ब्लड मूव कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है। हम सबको पता है लंग्स से पल्मोनरी वेन आती हैं, 2 वेन आती हैं, 2 लेफ्ट साइड से 2 राइट से, टोटल अगर बात करें तो 4। और ये लेफ्ट हार्ट में जो आर्टरिया है, इस तरीके से हार्ट होता है, ये है लेफ्ट आर्टरिया, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, दैट इज राइट वेंट्रिकल, राइट आर्टरिया। तो पल्मोनरी जो वेन आएगी वो यहाँ पे आएगी और अपना जो ये प्योर ब्लड है, दैट मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो लेफ्ट एट्रिया के अंदर वो डाल देगी। यहाँ से ये आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल और यहाँ पे आपको पता है एओर्टा होता है और उसी एओर्टा के थ्रू ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये इसी एओर्टा के थ्रू आगे जाके आर्टरी में और आर्टरी आगे जाके आर्टरियल्स में और फिर वो कन्वर्ट होगी सिस्टमिक कैपिलरी में। और कैपिलरी हर एक सेल के बाहर एक नेटवर्क बनाती है और वहाँ पे फिर वो अगेन गैसों का क्या करवाएगी, एक्सचेंज। तो ये जो है यहाँ पर है दैट इज द सेकेंड गैसियस एक्सचेंज। इसको हम बोल रहे हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। कैसे हो रहा है वो देखो, गैस मिक्स हो गई ऑक्सीजन और यहाँ पर ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है सिस्टमिक कैपिलरी के ब्लड में वो होता है 95 mm ऑफ Hg, जबकि सेल के अंदर जो ऑक्सीजन है उसका पार्शियल प्रेशर होता है मात्र 40 mm ऑफ Hg। दैट मीन्स व्हाट कि इस ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा है, यहाँ सेल में कम है, तो ऑक्सीजन यहाँ से डिफ्यूज होके सेल में आ जाएगी ड्यू टू द डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर। एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ प्रेशर 46 mm ऑफ Hg रखता है, जबकि ब्लड में रखती है वो 40 mm ऑफ Hg। आप देख रहे हो CO2 का प्रेशर ब्लड में कम, सेल में ज़्यादा, तो CO2 अगेन यहाँ डिफ्यूज होके आ जाएगी इसी ब्लड के अंदर। तो यहाँ पर अगेन यहाँ पर भी एक्सचेंज हुआ था, ऑक्सीजन आ गई ब्लड में। अब यहाँ पे दोबारा एक्सचेंज हो रहा है कि ये जो ऑक्सीजन ब्लड की थी वो चली गई सेल के अंदर और सेल का जो वेस्ट था वो आ गया दोबारा CO2 के रूप में द पल्मोन सिस्टमिक कैपिलरी। एंड यहाँ पे यही गैस जिसमें ऑक्सीजन कम है, CO2 ज़्यादा है, इन्फीरियर वेना के बाद जो बॉडी के ऊपर के ऑर्गन से पार्ट से ब्लड लेके आएगा और इन सुपीरियर वेना के बाद ऊपर की तरफ से, इन्फीरियर वेना के बाद नीचे की तरफ से इम्प्योर ब्लड लेके आएगा वो राइट हार्ट में। यहाँ पर यहाँ से आ रहा सुपीरियर वेना के बाद, यहाँ से इन्फीरियर वेना के बाद राइट एट्रिया में ये इम्प्योर ब्लड दैट मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिजेक्ट करेंगे। यहाँ से ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू दोबारा वही पल्मोनरी आर्टरी यहाँ आ गई, दोबारा लंग्स के अराउंड कैपिलरी नेटवर्क में इस ब्लड को भेजेंगे जहाँ गैसेस एक्सचेंज हो सकता है। तो आप देख रहे हैं कि ये एक्सचेंज अंदर की तरफ हो रहा है, अंदर दैट मीन्स एट द सेलुलर लेवल, एट द सेल लेवल। तब हम बोलेंगे कि ये रेस्पिरेशन है, लेकिन एक्सटर्नल नहीं है, ये है इंटरनल रेस्पिरेशन। तो ये गैसियस एक्सचेंज का सेकेंड स्टेज है, सेकेंड लेवल है जो हो रहा है एट द लेवल ऑफ सेल। हम बोल रहे हैं इंटरनल रेस्पिरेशन और इसी को कहते हैं सिस्टेमिक गैसियस एक्सचेंज। दैट मीन्स गैसों का आदान प्रदान किस लेवल पे, सेल के लेवल पे, किस जगह पे, सिस्टमिक कैपिलरी के अंदर। तो दैट मीन्स इसको हम बोल रहे हैं सिस्टमिक गैसियस एक्सचेंज। जो आपको देखने से पता चल गया कि जो गैसों का आदान प्रदान है बॉडी में 2 जगह हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग उनके नाम भी हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या पल्मोनरी गैसेस एक्सचेंज, जिसमें गैसों का एक्सचेंज होगा इन बिटवीन लंग्स एल्वियोलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरी ब्लड। दूसरा इंटरनल रेस्पिरेशन और सिस्टमिक गैसियस एक्सचेंज, द गैसियस एक्सचेंज इन बिटवीन सिस्टमिक कैपिलरी ब्लड एंड सेल्स। क्लियर। यहां पर कुछ और स्पेसिफिक बात हम कर लेते हैं गैसों के एक्सचेंज के बारे में। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है। मैं बोलूं ऑक्सीजन ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो उसमें कितनी ऑक्सीजन है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड है। दैट मीन्स कि ऐसा ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड है उसमें कितना ऑक्सीजन होगा और जो डीऑक्सीजनेटेड है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं होगी, तो उसमें कितनी ऑक्सीजन होगी। क्लियर। ऐसे ही हम CO2 के बारे में बात करेंगे। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है आफ्टर द गैसियस एक्सचेंज, उसमें ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा होती है 19 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड। दैट मीन्स व्हाट कि आफ्टर द गैसियस एक्सचेंज जो हम बोलेंगे इम्प्योर ब्लड था
अब वो प्योर में कन्वर्ट हो गया, दैट मीन्स डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो गया। तो चूंकि ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो गया तो ओवरऑल जो ऑक्सीजन की मात्रा है उसमें क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वो हो जाएगा 19 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड। लेकिन ब्लड जो डीऑक्सीडेटेड था तो नेचुरल उसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं थी, तो ओवरऑल वो कम ऑक्सीजन रखेगा। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ऑक्सीजन उसमें नहीं होती, उसमें भी ऑक्सीजन होती है, और वो मात्रा होती है 14 ml प्रति 100 ml ऑफ ब्लड। कहने का मतलब सिंपल सा है कि मेरे पास दो ब्लड हैं, एक ऑक्सीजनेटेड दूसरा डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड में नेचुरली ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, तो प्रति 100 ml अगर मैं ब्लड लूँगा ऑक्सीजनेटेड तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा मिलेगी 19 ml। लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लूँगा तो ऐसा नहीं है कि उसमें बिल्कुल ही ऑक्सीजन नहीं होगी, उसमें भी ऑक्सीजन होगी, लेकिन ऑक्सीजन रिलेटिवली इसके ऑक्सीजनेटेड के कम होगी, और वो ऑक्सीजन होगी मात्र 14 ml 14 ml प्रति 100 ml ऑफ दी ब्लड। ऐसे ही CO2 की बात हम करें तो CO2 ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कम होती है, और वो होती है 48 ml पर 100 ml ऑफ द ब्लड। जबकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में चूंकि CO2 ज़्यादा है तो ये हो जाएगा 52 ml पर 100 ml ऑफ द ब्लड। दैट मीन्स व्हाट, कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें ओवरऑल CO2 की मात्रा कम होती है, वो होती है 48 ml प्रति 100 ml ऑफ द ब्लड। जबकि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें रिलेटिवली ऑक्सीजन की मात्रा कम है, CO2 की मात्रा नेचुरली ज़्यादा होगी, और वो प्रति 100 ml होता है 52 ml पर 100 ml ऑफ द ब्लड। तो एक बात हमको देखने से यहाँ क्लियर हो रही है कि आफ्टर द गैसियस एक्सचेंज ब्लड के कंपोजिशन में चेंज आ रहा है। वो ऑक्सीजन के रिलेशन में देखें तो मात्र ये चेंज आ रहा है 5 ml प्रति 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर। आप देख रहे हैं कि पहले 14 ml ब्लड होता है, 14 ml ऑक्सीजन होती है 100 ml ब्लड के अंदर, लेकिन जैसे ही एक्सचेंज होता है तो 19 ml होती है। तो जो डिफरेंस आता है वो सिर्फ आता है 5 ml का। तो दैट मीन्स हम एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो सिर्फ 5 ml जो ऑक्सीजन है उसका होता है। ऐसे हम CO2 की बात करें तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में है 52 और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में है 48। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है वो सिर्फ मिल रहा है 4 ml CO2 पर 100 ml ऑफ दी ब्लड। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो रहा है, सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ। ये दोनों ब्लड हैं जिसमें हम ऑक्सीजन की मात्रा देख रहे हैं, एक ऑक्सीजनेटेड दूसरा डीऑक्सीजनेटेड। तो CO ऑक्सीजन की मात्रा डीऑक्सीजनेटेड में कम होती है 14 ml, जब उसका एक्सचेंज हो जाता है तो मात्र 5 ml पर 100 ml का इजाफा होता है ऑक्सीजन का। पहले 14 थी और वो बाद में हो जाती है 19 ml। ऐसी CO2 की बात हो रही है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें CO2 ज़्यादा होती है, वो होती है 52 ml। जब एक्सचेंज होगा तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि पूरी CO2 खत्म हो जाएगी ब्लड में से। इसका सिंपली इतना मतलब कि 4 ml CO2 है वही एक्सचेंज होके जाएगी एल्वियोलाई में। स्टिल ब्लड में 48 ml CO2 प्रति 100 ml हमेशा ब्लड में बची रहेगी। तो गैसियस एक्सचेंज ऑक्सीजन का 5 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड में, और CO2 की बात करें तो 4 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर होता है। क्लियर? यहाँ पर चूंकि पल्मोनरी आर्टरी और वेन की बात आ रही है तो लंग्स की जो ब्लड सप्लाई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ब्लड सप्लाई एक तो यहां पर लिखा है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी राइट हार्ट के राइट वेंट्रिकल से अराइज होती हैं और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं लंग्स के पास। तो जो ब्लड सप्लाई है लंग्स के अंदर वो एक तो आ रही है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ये लेके आ रही हैं इम्प्योर ब्लड। पल्मोनरी आर्टरी। दूसरा जो ब्लड सप्लाई है लंग्स में उसको हम कहते हैं पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये लंग्स के बाहर आएगी। इम्प्योर जो ब्लड जो प्योर हो गया आफ्टर द ऑक्सीजनेशन, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये लेके आती हैं लंग्स के बाहर इनटू द लेफ्ट हार्ट। तो दूसरा जो सप्लाई है लंग्स के अंदर वो है पल्मोनरी वेन का। बॉडी में 2 पल्मोनरी आर्टरी होती हैं, दैट मीन्स दोनों लंग्स के लिए, एक लेफ्ट और एक राइट के लिए। और बॉडी में टोटल 4 पल्मोनरी वेन होती हैं, 2 लेफ्ट लंग से आती हैं और 2 राइट लंग से आती हैं। ऐसे ही लंग्स में एक सप्लाई जाती है, उसको हम कहते हैं ब्रोंकियल आर्टरी। यह आर्टरी लंग्स के टिश्यू को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड कराती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सारा ऑक्सीजनेशन लंग्स में ही हो रहा है तो लंग्स डायरेक्टली पल्मोनरी कैपिलरी से ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लेता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लंग्स भी
यहाँ से जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा के थ्रू, आर्टरी के थ्रू जाएगा लंग्स में, उसी ब्लड को कंज्यूम करेंगे। और दैट मीन्स उस ब्लड के लिए यहाँ पे जो सप्लाई जाती है वो जाती है बाय द ब्रोंकियल आर्टरी। तो एओर्टा से ही ब्रांच निकलती है इस आर्टरी की, उसको हम बोल रहे हैं ब्रोंकियल आर्टरी, और ये लंग के टिश्यू को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड कराती हैं। और ऐसे ही ब्रोंकियल आर्टरी होती है, सॉरी ब्रोंकियल वेन, ब्रोंकियल वेन ये लंग्स के टिश्यू जब ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेंगे और CO2 एज एन सेल उनकी वेस्ट जनरेट करेगी, तो उसी CO2 को दोबारा इस सिस्टमिक सर्कुलेशन में लाने का काम करेगी। दैट मीन्स व्हाट, कि जो लंग के टिश्यू की जो वेस्ट गैस है CO2, वो दोबारा लंग के टिश्यू से ब्रोंकियल वेन के थ्रू बाहर आएगी और फिर ये जाएगी इनटू द सुपीरियर वेना केवा, और सुपीरियर वेना केवा उस ब्लड को डाल देगा राइट एट्रिया के अंदर। दैट मीन्स हमारे लंग्स में 4 तरीके से ब्लड सप्लाई होता है। पहला पल्मोनरी आर्टरी, ये राइट हार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लंग्स तक लेके जाती हैं। पल्मोनरी वेन, ये ऑक्सीनेटेड ब्लड को लंग से लेके आती है लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट के अंदर। ब्रोंकियल आर्टरी, ये एओर्टा से निकली हुई ब्रांच है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के टिश्यू तक लेके जाती हैं ताकि लंग्स के टिश्यू अपना मैकेनिज्म कर सकें। और यह है ब्रोंकियल वेन, जो कि लंग्स के टिश्यू के मेटाबॉलिज्म की वजह से जो वेस्ट गैस बन रही है CO2, उसको दोबारा लेके आएंगे इनटू द सुपीरियर वेना केवा, और वहां से वो चला जाएगा सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर। क्लियर? तो दोबारा रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म के सेकेंड स्टेप की बात मैं कर लूँ। पहला स्टेप तो हमने पढ़ा ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन, और दूसरा स्टेप हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म में, दैट इज द गैसियस एक्सचेंज। गैसों का एक्सचेंज होने का जो मेथड है उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्यों होता है इसकी वजह मैंने बताई। गैसों के पार्शियल प्रेशर में जब भी अंतर होगा, डिफ्यूजन गैसों का अपने आप होगा। तो दैट मीन्स व्हाट, diffusion is a method of gaseous exchange, and the reason behind the diffusion of gases, that is the difference in partial pressure। यहाँ पर हम देख रहे हैं हर एक लेवल पे गैसों के पार्शियल प्रेशर में अंतर है, इसी वजह से गैसें यहाँ पे एक्सचेंज होगी। ब्लड में 2 लेवल पे 2 जगह गैसों का आदान प्रदान होता है। पहला एक्सचेंज होता है लंग्स की एल्वियोलाई और पल्मोनरी कैपिलरी के ब्लड के अंदर। ये फर्स्ट गैसियस एक्सचेंज है जो हो रहा है लंग्स के अंदर, हम बोलेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इसी को कहा जाता है पल्मोनरी गैसियस एक्सचेंज। दूसरा जो एक्सचेंज होता है वो सेल के लेवल पे होता है, इन बिटवीन सेल एंड सिस्टमिक कैपिलरी ब्लड, इसको हम बोल रहे हैं इंटरनल रेस्पिरेशन या सिस्टमिक गैसियस एक्सचेंज। यहाँ पार्शियल प्रेशर पर ऑक्सीजन ज़्यादा, यहाँ कम, तो ऑक्सीजन यहाँ ब्लड में आ गया। यहाँ CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा, यहाँ कम, तो CO2 डिफ्यूज होकर यहाँ पे आ गई। सेम कहानी यहाँ पर है, यहाँ पार्शियल प्रेशर पर ऑक्सीजन ज़्यादा, यहाँ कम, तो ऑक्सीजन आ गई सेल के अंदर, और सेल में CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा और यहाँ पर CO2 का पार्शियल प्रेशर कम, तो CO2 आगे डिफ्यूज होके यहाँ पे। प्रति 100 ml ब्लड में 2 तरह का ब्लड है हमारे पास, एक ऑक्सीजनेटेड, दूसरा डीऑक्सीजनेटेड। तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है और CO2 की मात्रा कितनी होती है, उसके बारे में एक छोटा सा ये टेबल है। ऑक्सीजन की मात्रा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में प्रति 100 ml ब्लड में देखो तो होती है 19 ml, जबकि उसी 100 ml ब्लड में CO2 की मात्रा मिलेगी आपको 48 ml प्रति 100 ml ऑफ दी ब्लड। लेकिन अगर मैं बात करूं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, ऑक्सीजनेटेड की नहीं बात कर रहा हूं, डीऑक्सीजनेटेड की, तब उसमें ऑक्सीजन मिलेगी प्रति 100 ml 14 ml मात्र, और वहां पर CO2 की मात्रा मिलेगी प्रति 100 ml ब्लड में 52 ml। मतलब ये कि जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज होके ब्लड को मिलेगा वो मात्र 5 ml प्रति 100 ml के हिसाब से होता है, जबकि CO2 का जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो मात्र 4 ml प्रति 100 ml ऑफ ब्लड के हिसाब से होता है। लंग्स में 4 तरह की ब्लड सप्लाई है। एक पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लंग्स तक लेके जा रही है, यह है पल्मोनरी आर्टरी, हार्ट से लेके जा रही है लंग्स तक। दूसरा है पल्मोनरी वेन, यह है पल्मोनरी वेन जो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है लेफ्ट हार्ट की तरफ। ब्रोंकियल आर्टरी, ब्रोंकियल आर्टरी यहाँ एओर्टा से
सी ब्रांच निकलती है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के टिश्यू तक पहुंचाती हैं, और ब्रोंकियल वेन ये लंग्स के टिश्यू से जो डीऑक्सीजनेटेड लंग के टिश्यू से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ऐसा ब्लड जिसमें CO2 ज़्यादा है, उसको वो कैरी करके लेके आएगी सुपीरियर वेना के में, और तब जाके आगे वो सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर ऐड हो जाएगी। क्लियर? तो इट इज द सेकेंड स्टेप ऑफ गैसियस एक्सचेंज, दैट इज also called external and internal respiration. एयर जो आपको एक्सचेंज के बाद मिलती हैं लंग्स में, उनके कंपोजिशन में अंतर होता है। मतलब ये कि हवा जो हम इनहेल कर रहे हैं और हवा जो हम एक्सहेल कर रहे हैं, उनमें गैसों के प्रोपोर्शन में अंतर होता है। बेसिकली इनहेल एयर और एक्सहेल्ड एयर का जो कंपोजिशन होता है वो अलग अलग होता है, और ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार हमसे पूछा जाता है, आए हुए भी हैं, कि ओवरऑल ऑक्सीजन और CO2 इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर में कितनी होती है। बात करूं मैं ऑक्सीजन की, इनहेल एयर दैट मीन्स एयर जो एटमॉस्फेयर से हम अंदर ले रहे हैं, उसमें कितना परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो ऐसा यूनिवर्सल बात भी है, 21% ऑक्सीजन होता है जो एटमॉस्फेरिक एयर हम अंदर ले रहे हैं। जो एयर हम बाहर निकाल रहे हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है 16%। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जो हम इनहेल कर रहे हैं उसमें होता है 0.04%, जबकि हम जो बाहर निकाल रहे हैं उसमें होता है 4%। इसके अलावा नाइट्रोजन गैस होती है 78%। इसके अलावा वाटर वेपर्स होती हैं यहाँ पे, जो अंदर जाती हैं उसमें 0.5%, जो बाहर आती हैं उसमें अप्रॉक्स 6.2%, और इनर्ट गैसेस होती हैं अप्रॉक्स 1% के अराउंड। इनर्ट गैसेस ऐसी गैसेस जो दूसरे किसी गैस के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है, जैसे कि नियॉन है, आर्गन है, वो सारी गैसेस। देखो ये मैंने क्या लिखा है, ये लिखा है कि हवा जो हम अंदर ले रहे हैं और जो बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं, क्या सेम कंपोजिशन में अंदर बाहर निकलती है, उनका कंपोजिशन चेंज होता है? तो नो डाउटली चेंज होता है, इसीलिए हम एक्सचेंज करवाते हैं, इसीलिए हम रेस्पिरेशन है। एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन होती है 21%, और जो हवा हम बाहर निकाल रहे हैं उसमें परसेंटेज होता है 16%। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ओवरऑल जो डिफरेंस मिल रहा है वो मात्र 5% का, और वही 5% डिफरेंस अभी हमने ब्लड में देखा था। 19 ml ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 ऑक्सीजन होता है, और 14 ml प्रति 100 ml ब्लड ऑक्सीजन होता है इनटू द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वही 5% का अंतर यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है कि 21% ऑक्सीजन होती है एटमॉस्फेरिक एयर में, और 16% होता है वो एयर जो हम बाहर निकाल रहे हैं उसके अंदर। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेरिक एयर में अप्रॉक्स 0.04% होती है, और हम जो बाहर निकालते हैं वो होता है 4%। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में भी 78% ही होता है, जो हम बाहर निकाल रहे हैं और उसमें भी 78% ही है, दोनों जगह सेम कंपोजिशन में है। दैट मीन्स इसका गैसियस एक्सचेंज नहीं होता है। पानी जो हम बाहर से हवा ले रहे हैं उसमें 5.5% होता है, लेकिन वो हवा जो हम बाहर निकाल रहे हैं उसमें पानी की मात्रा रिलेटिवली इंस्पायर एयर से ज़्यादा होती है, और वो अप्रोक्स होता है 6.2%। और ऐसे ही अप्रोक्स 1% जो गैसेस होती हैं वो इनर्ट गैसेस होती हैं, इनका भी एक्सचेंज नहीं होता है, तो जितना परसेंटेज अंदर जाता है उतना ही बाहर आता है। तो वो गैसेस जो ओवरऑल होती हैं इनर्ट गैसेस वो होती हैं 1%। तो जो 100% का रेशियो है उसमें आपको यहाँ वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो ये पानी है, बेसिकली पानी की वजह से जो ओवरऑल परसेंटेज कैलकुलेशन है वो ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन मेन जो गैसेज हैं उनका जो परसेंटेज वैल्यू है वो फिक्स होता है। क्लियर? तो हमको ये दो याद रखना है, इन पे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। ऑक्सीजन CO2 का परसेंटेज वैल्यू इन द एटमॉस्फेरिक एयर एज वेल एज इनहेल एयर और एक्सहेल्ड एयर। रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म का दूसरा पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। पहला पोर्शन हमने पढ़ा था ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन, दूसरा पार्ट हमने पढ़ा गैसियस एक्सचेंज। अब हम तीसरे स्टेप के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज द गैसियस ट्रांसपोर्टेशन।
गैसियस ट्रांसपोर्टेशन। एक बार एयर जो लंग्स के थ्रू ब्लड में मिक्स हो गई, एक्सचेंज हो गया, उसके बाद वो गैस उस ब्लड के थ्रू कैसे टारगेट ऑर्गन तक पहुंचती है। अभी हमने देखा कि एल्वियोलाई के अराउंड पल्मोनरी कैपिलरी थी, ये एल्वियोलाई है, ये है पल्मोनरी कैपिलरी। यहाँ एक्सचेंज हुआ ब्लड का। इसके बाद इस ब्लड में गैसों का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा कि वो गैसें पहुंचेगी सेल के पास। ऐसे ही सेम यहाँ से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होके जाएगी सेल के पास, ऐसे ही सेम CO2 गैस ट्रांसपोर्ट होके आएगी यहाँ पे एल्वियोलाई के पास। तो आफ्टर द एक्सचेंज तो यहाँ हो गया, ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल। लेकिन ब्लड में जब एक बार गैस आ गई, उसका मूवमेंट कैसे होगा, दैट मीन्स कैसे वो ट्रांसपोर्ट होगी। ऐसे ही डायरेक्ट पानी के साथ, ब्लड के प्लाज्मा के पानी के साथ मिक्स होके जाएगी, या अंदर कोई फिजिकल केमिकल कोई रिएक्शन होगा, केमिकल बॉन्डिंग होगी, फिजिकल बॉन्डिंग होगी, उसके थ्रू वो जाएगी। तो उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि हाउ द गैसेस ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड। तो हमने पढ़ा कि सिर्फ दो ही गैसों का एक्सचेंज होता है, एक ऑक्सीजन, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। पहले हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात कर लेते हैं ऑक्सीजन के, और उसके बाद बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन गैस का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? ऑक्सीजन गैस बॉडी में दो तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है। एक इन कॉम्बिनेशन विद द हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन बनाते हुए, दैट मीन्स हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ते हुए ब्लड में ट्रांसपोर्ट होती हैं। हम सबको पता है कि एज सच ब्लड कैप जो वेसल्स हैं उसमें ब्लड है, और ब्लड में दो चीज़ें हैं, एक प्लाज्मा, दूसरा ब्लड की सेल्स। ब्लड की सेल्स तीन तरह की, एक RBC, WBC और प्लेटलेट। यहाँ पर जो RBC है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। RBC में जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है हीमोग्लोबिन। एक बार जब एल्वियोलाई से गैस एक्सचेंज होकर ब्लड में आएगी, तो वह गैस, कौन सी गैस? ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स ऑक्सीजन की बात हो रही है। ऑक्सीजन गैस इस ब्लड सेल में डिफ्यूज होके, RBC की जो ब्लड सेल्स हैं, दैट मीन्स ब्लड सेल, दैट इज RBC, उसके अंदर जाके डिफ्यूज होके वो मिल जाएगी हीमोग्लोबिन के साथ। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन आपस में फिजिकली जुड़ेगी, फिजिकल बॉन्डिंग होगी, और वो बनाएगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये जो जुड़ाव है ये केमिकल जुड़ाव नहीं होके फिजिकल जुड़ाव है। फिजिकल जुड़ाव ऐसे ही जैसे कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, और ये दोनों आपस में जुड़ गए। इनके केमिकल स्वरूप में किसी तरह का कोई चेंजिंग यहाँ पे नहीं होता है। दैट मीन्स ये जो जुड़ाव है, इट इज एन सिंपल प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन की ये प्रक्रिया है। ऐसे ही ऑक्सीजन जब किसी चीज़ के साथ जुड़ती है, मैंने बोला ए कोई चीज़ है उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, तब हो सके कि इस प्रोसेस को हम बोलें ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीकरण, दैट मीन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसका बर्नआउट होगा। लेकिन ये बर्नआउट प्रोसेस नहीं है, क्योंकि ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, सिर्फ एक फिजिकल बॉन्डिंग हो रही है। तो दैट मीन्स व्हाट, कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ केमिकल रूप में नहीं जुड़ता है, ये इसके साथ फिजिकल रूप में जुड़ता है। इसी वजह से ये जो प्रक्रिया है कहलाती है ऑक्सीजनेशन की, इसको हम ऑक्सीडेशन नहीं कहते हैं। ब्लड में ऑक्सीजन 97% ट्रांसपोर्ट होगी इसी रूप में, दैट मीन्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। दैट मीन्स रिजल्ट ये निकला कि ऑक्सीजन ब्लड में 97% जो ट्रांसपोर्ट होगी वो ट्रांसपोर्ट होगी
विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डायरेक्टली फिजिकली हीमोग्लोबिन के साथ मिलके बनाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन और इसी रूप में ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगी। हीमोग्लोबिन का जो एक मॉलिक्यूल होता है उसमें 4 आयरन के एटम होते हैं। 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैरीज 4 आयरन एटम। ऐसे ही एक मॉलिक्यूल जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को कैरी करता है। एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 आयरन के एटम रखता है। ऐसे ही एक मॉलिक्यूल जो है हीमोग्लोबिन का वो ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को कैरी करता है। ऐसे ही अगर मैं ग्राम में बात करूं, 1 ग्राम जो हीमोग्लोबिन है वो 1.34 ml ब्लड को ऑक्सीजन को कैरी करता है। दैट मीन्स ये जो 4 मॉलिक्यूल बन रहे ऑक्सीजन पर मॉलिक्यूल के साथ अगर ग्राम वेट के साथ हम देखें तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml जो ऑक्सीजन है उसको कैरी करवाता है। तो दैट मीन्स सिंपल सा प्रोसेस है। जैसे ही ब्लड में ऑक्सीजन आया वो ऑक्सीजन आरबीसी के अंदर डिफ्यूज होकर जाएगी हीमोग्लोबिन के पास और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देगी एज एन ऑक्सीजनेशन प्रोसेस और 97% वो इसी रूप में वहाँ पे ट्रांसपोर्ट होती रहेगी। जैसे ही वो सेल के पास जाएगी, यहाँ पर जुड़ गया हीमोग्लोबिन के साथ, मान लो यहाँ पे सेल है, तो जैसे ही यहाँ पर आएगा ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ डिटैच हो जाएगा, ऑक्सीजन जाएगी सेल के अंदर और CO2 वापस आ जाएगी ब्लड के अंदर। क्लियर? तो दैट इज the one thing, oxygen transportation in the form of oxyhemoglobin। रिमेनिंग जो 3% है वो एज ए सिंपल सॉल्यूशन इनटू वाटर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगी। रिमेनिंग का मतलब 97 के बाद 3% बच गई यहाँ पर, और ये 3% इस ब्लड के प्लाज्मा में जो पानी है, पानी वाटर के साथ सिंपली डिजोल्व होके ट्रांसपोर्ट होती रहेगी। तो हमने देख लिया कि यहाँ पर हीमोग्लोबिन के साथ मेनली ये ट्रांसपोर्ट होती है, लेकिन 3% चांसेस रहते हैं कि ये 3% ट्रांसपोर्टेशन इसका होता है सिंपली इन ए डिजोल्व फॉर्म विद द वाटर। यहाँ पर 2 इफेक्ट के बारे में मैं बात करना चाहूँगा जो इम्पोर्टेंट है, जिनके बारे में भी डिस्क्रिप्शन पूछा जाता है। एक को हम कहते हैं बोर इफेक्ट, एक को कहते हैं हेल्डेन इफेक्ट। बोर इफेक्ट का मतलब होता है कि जैसे जैसे ब्लड में CO2 की मात्रा बढ़ेगी, जैसे जैसे ब्लड में CO2 की मात्रा बढ़ेगी, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के जुड़ने की जो एफिनिटी है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो कम होगी। दैट मीन्स उस केस में जब ब्लड में CO2 ज़्यादा है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन रैपिडली ब्रेक होगा। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ने की जो प्रोबेबिलिटी है या जो क्षमता है वो कम होती जाएगी। सिंपल सी बात है। वैसे समझ में आ रहा है कि मैंने बोला कि ब्लड में CO2 ज़्यादा है, तो आप बताओ ऑक्सीजन की डिमांड बॉडी को बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? नेचुरली बढ़ेगी। जब ब्लड में CO2 ज़्यादा तो बॉडी को ऑक्सीजन ज़्यादा, और ऑक्सीजन ज़्यादा तो ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ टूटेगा तेज़ी से और ओवरऑल जो ऑक्सीजन की सैचुरेशन है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ऐसे कि सिंपल, वैसे सिंपल फिनोमेना, लेकिन ये बोर ने डिस्क्राइब किया था इसलिए हम बोल रहे हैं इसको बोर इफेक्ट। दोबारा मैं रिपीट कर लूँ कि ब्लड में CO2 की मात्रा इंक्रीज होगी तो ये हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के जुड़ने की जो एफिनिटी है उसको कम करेगी। सिंपल सी भाषा में बोलें तो ब्लड में अगर CO2 ज़्यादा तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ तेज़ी से टूटेगा, तेज़ी से ब्रेक डाउन होगा ताकि ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाया जा सके। दूसरा इफेक्ट है, इसको कहते हैं हेल्डेन इफेक्ट। हेल्डेन इफेक्ट, हेल्डेन इफेक्ट कहता है कि लंग्स में जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगा तो हीमोग्लोबिन CO2 को डिस्प्लेस कर देगा। हम पढ़ेंगे अभी कि हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करता है। तो जैसे ही एक बार हीमोग्लोबिन CO2 को लेके लंग्स में पहुंचेगा, लंग्स में हम सबको पता है कि ऑक्सीजन मिलती है
और हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा है, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ तेजीली जुड़ जाएगा। कहने का मतलब ये कि ऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन रैपिडली डिस्प्लेसेज CO2 फ्रॉम द हीमोग्लोबिन। तो दैट मीन्स ये हुआ कि अगर लंग्स में हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब ये कि वहाँ पे CO2 का डिस्प्लेसमेंट रैपिडली हो रहा है। CO2 जो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ी हुई थी वो तेज़ी से टूट रही हैं ताकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना सके, जो कि उसका मेन काम है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाना। इसका जिक्र अभी हम थोड़ी देर बाद और करेंगे जब हम बात करेंगे CO2 के ट्रांसपोर्टेशन। अभी मैं दोनों का मतलब दोबारा बता रहा हूँ। बोर इफेक्ट का मतलब होता है कि ब्लड में जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, हीमोग्लोबिन की एफिनिटी CO2 के साथ हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ कम होगी। रिपीट कर रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जैसे ही ब्लड में इंक्रीज होगी, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ने की जो एफिनिटी है वो कम हो जाएगी। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ तेजी से जुड़ेगा। हेल्डेन इफेक्ट का मतलब है कि लंग्स में ऑक्सी हीमोग्लोबिन रैपिडली CO2 को डिस्प्लेस करता है। मतलब ये कि लंग्स में जब CO2 हीमोग्लोबिन को लेके जाएगा तो चूंकि लंग्स में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलती है तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएगा और CO2 को वो फ्री कर देगा। क्लियर? लंग्स में जब हीमोग्लोबिन CO2 को लेके जाएगा तो लंग्स में ऑक्सीजन मिलने की वजह से ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा और CO2 वहां से डिस्प्लेस हो जाएगी। इस इफेक्ट को कहा जाता है हेल्डेन इफेक्ट। क्लियर? तो हमें दो बात समझ में आई यहाँ पर कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन दो मेथड से होता है। 97% मैक्सिमम जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ऑक्सीजन का वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के होता है, वो बनाती है कंपाउंड, उसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और दूसरा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सिंपल सॉल्यूशन के रूप में होता है ब्लड के प्लाज्मा के पानी के साथ, और वो परसेंटेज वैल्यू होती है सिर्फ 3% तक। दूसरा जो गैस को ट्रांसपोर्ट करना है और वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस ट्रांसपोर्टेशन। ऑक्सीजन तो हमने पढ़ लिया कि ये जाएगी लंग्स से सेल के पास विद द हेल्प ऑफ आइदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन और डायरेक्टली डिजोल्व इनटू द वाटर। ऐसे ही रिवर्स उल्टा सेल से लंग्स के पास कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आती है, कैसे वह ट्रांसपोर्ट होती हैं। तो CO2 के ट्रांसपोर्टेशन के 4 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है एज ए बाइकार्बोनेट, दूसरा मेथड होता है कार्ब अमीनो कंपाउंड्स के रूप में। ये फिर दो तरह के होते हैं, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन और एक होता है कार्ब अमीनो प्रोटीन। भी देखते हैं क्या है ये। तीसरा एज डिजोल्व इन वाटर और चौथा तरीका होता है एज कार्बोनिक एसिड। सबसे ज़्यादा 63% बाइकार्बोनेट के रूप में, 30% यहाँ पर एज एन कार्बामिनो कंपाउंड के रूप में, ऐसे ही 7% डिजोल्व फॉर्म में और नेग्लिजिबल अमाउंट में विद द हेल्प ऑफ एज एन कार्बोनिक एसिड। देखो इनका मतलब क्या है। सेल एल्वियोलाई, यहाँ से यहाँ तक इस डायरेक्शन में ट्रांसपोर्टेशन हमने पढ़ा ऑक्सीजन का दो तरीकों से, एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हुए और दूसरा ऑक्सीजन विद द डिजोल्व इन द वाटर। इस डायरेक्शन में जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। सेल से गैस CO2 आएगी ब्लड में और ब्लड में इन 4 मेथड से
वो जुड़ेगी किसी न किसी रूप में किसी न किसी के साथ और ट्रांसपोर्ट हो जाएगी इस डायरेक्शन में अराउंड द टुवर्ड्स द लंग्स। यही ट्रांसपोर्टेशन हम पढ़ रहे हैं कि इस सेल से ये कार्बन डाइऑक्साइड लंग तक कैसे पहुंचती है। इसको पहुंचाने के 4 मेथड हैं। सबसे पहला मेथड है एज एन बाइकार्बोनेट फॉर्म। बाइकार्बोनेट एक तरीके से CO2 और पानी से मिलने वाला एक कंपोनेंट है। अगर फॉर्मूले के रूप में देखें तो इसको बोला जाता है HCO3। क्लियर। बाइकार्बोनेट एक तरीके से बेस एक क्षार है और इसकी पूरी मैकेनिज्म एज सच एसिड बेस इम्बैलेंस में भी आती है। बाइकार्बोनेट एक्चुअली CO2 के फॉर्म में होता है। अगर इसका ब्रेकडाउन हम करें तो ये होता है CO2OH- बेसिकली। तो CO2 जो है वो RBC के अंदर आती हैं और RBC में ही वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होकर अल्टीमेटली CO2 विद द हेल्प ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस कन्वर्ट होती है इस बाइकार्बोनेट के अंदर। तो आप इनडायरेक्टली देखेंगे कि इस बाइकार्बोनेट में CO2 गैस मिक्स है। तो क्या होता है कि ये CO2 यहाँ पे इस प्लाज्मा में आके ब्लड सेल्स CO2 एसएस इस ब्लड में आके ब्लड सेल्स पर्टिकुलरली RBC के अंदर जाएगी और RBC के अंदर ये कन्वर्ट होगी बाइकार्बोनेट में और बाइकार्बोनेट में जब कन्वर्ट होगी तो ये वापस डिस्प्लेस होगी RBC के बाहर की तरफ इनटू द प्लाज्मा। दैट मीन्स ये कि सिंपली कहने का मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड इनडायरेक्टली बाइकार्बोनेट के रूप में यहाँ पे इस प्लाज्मा में कन्वर्ट होके डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट होगी टुवर्ड्स द एल्वियोलाई। मैक्सिमम जो परसेंटेज ट्रांसपोर्टेशन होता है इस रूप में वो होता है 63%। CO2 हीमोग्लोबिन में केमिकल कन्वर्जन के द्वारा बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होगी और वही बाइकार्बोनेट फिर प्लाज्मा में डिफ्यूज हो जाएगा और फिर उसके थ्रू ये जाएगा टुवर्ड्स द लंग्स। तो ये मेन मैकेनिज्म है CO2 के ट्रांसपोर्टेशन की एज एन बाइकार्बोनेट। 30% जो CO2 है वो कार्ब अमीनो कंपाउंड के रूप में ट्रांसपोर्ट होती है। कार्ब अमीनो कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब एक से ज़्यादा चीज़ें, तो इस कंपाउंड में 2 चीज़ें होती हैं। एक को हम बोलते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, दूसरे को कहा जाता है कार्ब अमीनो प्रोटीन। कार्ब अमीनो प्रोटीन और कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, एक्चुअली कोई सी भी प्रोटीन होगी, प्रोटीन अमीनो एसिड से बनती हैं और अमीनो एसिड में ग्रुप होता है, इसको बोला जाता है अमीनो ग्रुप। जैसे एक मैं यहाँ पर अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। कोई भी अमीनो एसिड होगा उसकी ये बेसिक स्ट्रक्चर होती है। बीच में कार्बन होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोजन अमीनो और ये एल्किल ग्रुप होता है। तो ये जो अमीनो ग्रुप है इस अमीनो ग्रुप के साथ हीमोग्लोबिन जुड़ता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ब्लड में जो हीमोग्लोबिन मिलता है, हीमोग्लोबिन भी एक तरह का प्रोटीन है और प्रोटीन तो वहाँ पर भी अमीनो ग्रुप है। तो एक तो यहाँ पर डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन में इस अमीनो ग्रुप के साथ जुड़ जाता है यहाँ पर और इस रूप में ये ट्रांसपोर्ट होता है। ये हीमोग्लोबिन का प्रोटीन है और उसके साथ उसके अमीनो ग्रुप के साथ कौन जुड़ गया है, CO2। तो हम बोलेंगे कि ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बन गया है। कई बार हीमोग्लोबिन के साथ CO2 तो जुड़ता ही है, लेकिन साथ में प्लाज्मा की जो प्रोटीन होती हैं, प्लाज्मा में भी बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं, हमने पढ़ा है ब्लड कंपोनेंट्स के अंदर प्लाज्मा में प्रोटीन्स के बारे में। तो उन प्रोटीन्स में भी चूंकि प्रोटीन वर्ड आ गया, दैट मीन्स वहाँ पर भी अमीनो ग्रुप होगा और अमीनो ग्रुप है तो वहाँ पर CO2 जुड़ सकती हैं। तो इस तरीके से प्लाज्मा की जो प्रोटीन है उस प्रोटीन के अमीनो ग्रुप के साथ जुड़ के भी हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट होती है, लेकिन इसका परसेंटेज ज़्यादा नहीं है, इसका परसेंटेज है मात्र 30%। क्लियर। दोबारा बता दूं, इस प्लाज्मा में डायरेक्टली एक तो बाइकार्बोनेट्स बनेंगे, CO2 से ही बाइकार्बोनेट बनते हैं और उसी रूप में ये ट्रांसपोर्ट होगी। 30% हीमोग्लोबिन के साथ CO2 जुड़ेगी या हीमोग्लोबिन के साथ के अलावा वो प्लाज्मा की जो दूसरी प्रोटीन है उनके साथ भी जुड़ सकती हैं। हीमोग्लोबिन तो RBC में मिलेगा और जो प्रोटीन है प्लाज्मा की वो प्लाज्मा मिलेगी। तो दोनों का परसेंटेज जो मिलेगा टोटल वो मिलेगा, दोनों को मिला के ये है 30%। क्लियर। दोनों ट्रांसपोर्ट करेगी तो दोनों के लिए सिंगल नाम हमने दे दिया कार्ब अमीनो कंपाउंड। बेसिकली ये बना हुआ है अमीनो ग्रुप ऑफ प्रोटीन और ये कार्ब दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ेगी अमीनो ग्रुप के साथ। ऐसे ही तीसरा यहाँ पे मेथड लिखा हुआ है
और ये लिखा हुआ है 7%। पानी के साथ CO2 डायरेक्टली फिजिकली डिजोल्व हो जाएगी और उसी डिजोल्व फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट होती रहेगी। ये किसी के साथ यहाँ पर केमिकली नहीं जुड़ रही हैं, ये पानी है और उसी पानी में CO2 डिजोल्व हो जाएगा और डिजोल्व होके ये ट्रांसपोर्ट होके आ जाएगी टुवर्ड्स द लंग। लेकिन इसकी परसेंटेज वैल्यू बहुत कम है, 7% मात्र जो ट्रांसपोर्टेशन CO2 को होगा वो इसी डिजोल्व फॉर्म में होगा पानी के साथ। और नेग्लिजिबल ऐसी अमाउंट जो मेजरेबल नहीं है, बहुत कम अमाउंट, बहुत कम मात्रा में पानी, कम मात्रा में CO2 कार्बोनिक एसिड के रूप में भी ट्रांसपोर्ट होती है। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला आपने देखा होगा, H2CO3 कहते हैं इसको, दैट इज कार्बोनिक एसिड। अगर इसमें से हम CO2 बाहर निकलें तो पीछे बचेगा पानी। तो बेसिकली यही CO2 प्लाज्मा के पानी के साथ इस रूप में फिजिकली, अभी तो हमने देखा है तीसरा मेथड सिंपली डिसॉल्व हो रही है। डिसॉल्व हो रही है मतलब जुड़ नहीं रही है, यहाँ पर जुड़ रही है तब हम बोलेंगे वो कार्बोनिक एसिड बनेगा और इस रूप में बहुत कम मात्रा में ये CO2 ट्रांसपोर्ट होती रहती है, तो इसको हम बोल रहे हैं एज एन कार्बोनिक एसिड फॉर्म। क्लियर? तो CO2 का ट्रांसपोर्टेशन सेल से लंग्स की तरफ 4 मेथड से होता है। एक बाइकार्बोनेट, दूसरा कार्ब अमीनो कंपाउंड्स के रूप में। कंपाउंड 2 तरीके के होते हैं, एक कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, दूसरा कार्ब अमीनो प्रोटीन। 30% ऐसे होगा, सिंपल पानी में घुल के 7% और कार्बोनिक एसिड बना के CO2 ट्रांसपोर्ट होती है। थोड़ी देर पहले हमने एक इफेक्ट के बारे में बात की, हेल्डेन इफेक्ट के बारे में, और बोर इफेक्ट भी दोबारा एक बार देख लेते हैं। बोर इफेक्ट मैंने बताया था कि जैसे ही ब्लड में CO2 की मात्रा बढ़ेगी, ये ब्लड है, इसमें CO2 की मात्रा बढ़ गई, तो इस ब्लड में हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ था वो तेजी से टूटेगा, तेजी से उसका ब्रेकडाउन होगा और हमको फ्री जो ऑक्सीजन है ब्लड में, दैट मीन्स ऑक्सीजन सैचुरेशन वहाँ पे हाई मिलेगी। दैट मीन्स क्या हुआ कि CO2 की मात्रा हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ जुड़ने की जो एफिनिटी है, क्षमता है, उसको कम कर देता है। जो जुड़े हुए भी हैं ऑलरेडी उनको वो तोड़ देता है, उनको वो ब्रेक डाउन करवाता है। तो इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड, डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन विद द ऑक्सीजन, और ये है हेल्डेन इफेक्ट। हेल्डेन इफेक्ट का मतलब होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ी हुई है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में, जैसे ही ये हीमोग्लोबिन लंग्स में जाएगा, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देगा और ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। इसको हम कहते हैं हेल्डेन इफेक्ट। यहाँ आप देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के अमीनो ग्रुप के साथ जुड़ी हुई है। अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो इस तरीके से है, हीमोग्लोबिन CO2 जुड़े हुए हैं, लेकिन जैसे ही लंग्स में जाएंगे, ये लंग्स में हमें पता है कि वहाँ पर्याप्त ऑक्सीजन मिलेगी और हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा है, तो ये हीमोग्लोबिन जो CO2 के साथ जुड़ा था ये जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के साथ और CO2 को ये कर देगा फ्री, रिलीज कर देगा। तो ये जो तरीका है, ये अफेक्ट एक तरीके से एक मेथड है, बेसिकली गैसों की एक प्रॉपर्टी है और इसको हम बोल रहे हैं इट इज़ एन हेल्डेन अफेक्ट। तो सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड विल डिस्प्लेस इट इन द लंग्स एज द हीमोग्लोबिन विल मीट टू द ऑक्सीजन। जैसे ही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, लंग्स में CO2 डिस्प्लेस हो जाएगी, इसको हम कह रहे हैं हेल्डेन इफेक्ट। क्लियर? तो दैट इज द गैसियस ट्रांसपोर्टेशन। तो दोबारा से हम समरी कर लेते हैं कि गैसों का ट्रांसपोर्टेशन अलग अलग मेथड से होता है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन 2 तरीके से होता है, एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में 97% और दूसरा सिंपल पानी के साथ डिजोल्व के रूप में 3%। यहाँ हम देख रहे हैं कि CO2 का ट्रांसपोर्टेशन 4 मेथड से, एक बाइकार्बोनेट के रूप में मैक्सिमम इसी के थ्रू होता है 63%, दूसरा कार्ब अमीनो कंपाउंड जिसमें 2 कंपाउंड हैं, एक कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, दूसरा कार्ब अमीनो प्रोटीन, दोनों को मिला के लगभग 30% ट्रांसपोर्टेशन होता है। तीसरा है एज ए सिंपल सॉल्यूशन इन वाटर, 7% इसी से ट्रांसपोर्टेशन होता है। और लास्ट में हमने देखा कार्बोनिक एसिड बनाते हुए भी CO2 ट्रांसपोर्ट होती है, लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम है, ये लगभग नेग्लिजिबल परसेंटेज में इस तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है। क्लियर? तो हमारा जो रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हमने
एयर को पहले वेंटिलेट किया, एयर को पहले पहुंचाया लंग्स तक, उसके बाद हमने एक्सचेंज किया, गैसों को ब्लड में मिक्स किया और लास्ट में हमने उन गैसों को ट्रांसपोर्ट कर दिया टारगेट टिश्यू तक। टारगेट टिश्यू ऑक्सीजन का सेल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं लंग्स। ऑक्सीजन लंग्स से जाएगी सेल के पास और जो CO2 है वो सेल से आएगी लंग्स के पास। तो दैट इज सिंपल द रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म। क्लियर?